तो दोस्त हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि जैसे दोबारा हमको इसको पढ़ना ही नहीं है। एक बार इतना पढ़ो कि फिर उसके बाहर से कुछ हमको पढ़ना ही ना पड़े, है ना। तो जनन तंत्र हम पढ़ते हैं। जनन तंत्र यानी प्रजनन तंत्र, दोनों का, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों का हम लोग प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं, है ना। तो हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इनका पार्ट पढ़ लेते हैं, है ना। क्या क्या पार्ट होते हैं और क्या क्या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले टेस्टिस पढ़ना होता है। फिर शुक्रवाहिकाएँ, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, शिश्न और जनन ग्रंथियाँ कुछ होती हैं। इस बस इतने शब्दों को हमको ध्यान में रखना होता है और इससे बाहर हमको कुछ नहीं पढ़ना होगा। देखो इन्हीं शब्दों को हमको पकड़ना है कि इन सारे जो अंग दिए गए हैं इस पर क्या काम होता है, बस इसमें हमको इतना ही पढ़ना होता है। तो वृषण जो टेस्टिस होता है तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। मेल का सबसे प्राथमिक जनन अंग होता है, मतलब पूरा कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है, वृषण यानी टेस्टिस। ठीक, ये हमने देखते हैं कि ये हमारा वृषण होता है, 2 वृषण होते हैं हमारे। ठीक, वृषण जो होते हैं तो इनमें हम सभी पार्टों को देखते हैं कि ये जो हमारा गोला सा होता है इसे ये होता है हमारा टेस्टिस होता है, वृषण यही होता है। ठीक, फिर इसके ऊपर जो होता है कई नलिकाओं के रूप में संरचना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण, एपिडर्मिस, अधिवृषण बोलते हैं। और इस वृषण से जिन नलिकाओं द्वारा अधिवृषण जुड़ा होता है उन्हें शुक्रवाहिका कहते हैं। और शुक्रवाहिका अधिवृषण के से जाते हुए जिन नलिकाओं द्वारा शुक्राशय तक पहुंचता है तो उन्हें शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं। तो देना ये 2 शुक्रवाहिकाएँ, शुक्रवाहिनियाँ 2 नलियाँ होती हैं और यहाँ पर जो वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, यहाँ पर जो शुक्राणु होता है वहाँ रुकता है ना। तो सबसे पहले एक एक चीज़ पढ़ते हैं, है ना। सेमनीफेरम नलिकाएँ क्या होती है, जहाँ सेमनीफेरम नलिकाएँ ये वृषण के अंदर होती है। लीडिंग सेल भी वृषण के अंदर होती हैं। और सार्टोली कोशिकाएँ, 3 कोशिकाएँ हमको देखना है, ये सब हमारे कहाँ होती हैं, वृषण के अंदर। लीडिंग कोशिका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा वो होता है लीडिंग कोशिकाएँ होती है वृषण में ही, देखिए डॉट डॉट जो है लीडिंग कोशिका। यहाँ टेस्टोस्टेरोन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो हार्मोन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य का, जो आदमी को बॉयज बनाता है, लड़कों को लड़कों बनाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से होता है जो वृषण है। और सेमनीफेरम नलिकाएँ जो होती है इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर सेमनीफेरम नलिकाएँ होती है छोटी छोटी, उन्हीं में शुक्राणु का निर्माण होता है। और सार्टोली कोशिकाएँ होती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है, शुक्राणु जो है मजबूत हो, उसमें एनर्जी आए, ये सार्टोली कोशिका कहते हैं। तो 3 वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, सेमनीफेरस नलिकाएँ, लीडिंग सेल्स और सार्टोली सेल्स, बस ये। और इनका काम क्या है ये ध्यान रख लेना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि जब वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण से होता है तो फिर ये शुक्रवाहिकाओं द्वारा कहाँ पहुँचता है, अधिवृषण में पहुँचता है। ठीक है, और अधिवृषण में कुछ देर तक क्या होता है, शुक्राणु रुकता है, वहाँ पर परिपक्व होता है शुक्राणु। कहाँ होता है परिपक्व शुक्राणु, अधिवृषण में। फिर अधिवृषण के द्वारा फिर शुक्रवाहिनियों के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, शुक्राशय होता है, शुक्राशय में पहुँचता है, वहाँ पर शुक्राशय जो है वो रुकता है। फिर जो है वहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर वहाँ से मूत्राशय से होते हुए, मूत्रमार्ग होते हुए हमारे बाहर आता है शुक्राणु, है ना। तो एक एक पार्ट को हम लोग उसका बेहतरीन जान लेते हैं, जानकारी, है ना। तो देखो, सजीवों में विशिष्ट लक्षण द्वारा अपने समान नई संतानें उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो अब वृषण क्या करता है, प्राथमिक अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। फिर आगे देखना, एक इतना अच्छा चार्ट में समझा देंगे कि आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, है ना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। तो वृषण हम क्या पढ़ें, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु यानी टेस्टिस में, वृषण में स्थित सेमनीफेरम नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण। एक क्वेश्चन जो है इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको आए हुए मिल जाएंगे। तो शुक्राणु आएगा क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण की सेमनीफेरम नलिकाओं में। फिर शुक्राणु को पोषण कौन देता है, जो शुक्राणु बन गया तो उसको सार्टोली सेल्स देती हैं। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, शुक्राणु जो है निर्माण तो हो गया, शुक्राणु का निर्माण वृषण में, और फिर शुक्राणु का परिपक्वन होगा अधिवृषण में। वृषण से शुक्रवाहिकाओं द्वारा अधिवृषण में लाया जाता है। अधिवृषण हमने पढ़ा था ना, ये देखो टेस्टिस के ऊपर जो कई नलिकाओं, छोटी छोटी नलिकाओं का बहुत सारा समूह होता है, वहीं पर अधिवृषण होता है। ठीक, फिर क्या होता है, परिपक्वन के बाद क्या होता है, परिपक्वन के बाद जो है शुक्राणु कुछ समय तक अधिवृषण में ही संचित रहता है, यानी स्टोर होता है। फिर क्या होता है, यहाँ इस में शुक्राणु को मूत्रमार्ग तथा यूरेथ्रा तक पहुँचाने के लिए शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, शुक्रवाहिनी होती है। ठीक, अब यहाँ से फिर शुक्रवाहिनी द्वारा गया शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावित तरल वीर्य कहलाता है। अब शुक्राशय तथा प्रोस्टेट, शुक्राशय जहाँ गया, वीर्य गया जो है
अधिवृषण से शुक्राशय में वीर्य गया तो वहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल जो होता है वीर्य कहलाता है। तो कुछ प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा कुछ तरल निकलता है और शुक्राणु द्वारा शुक्राशय तक पहुँचा है, सब कुछ मिल करके शुक्राणु तैयार हो जाता है। ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, इतना इसका 7.2 से 7.5 इसका pH होता है और इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थोड़ा पढ़ेंगे दोस्त कि आप यार इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कॉपर ग्रंथियाँ पाई जाती है वीर्य और सीमेन के स्खलन से पहले क्षारीय श्रावण करती है, जैसे मूत्रगार की अम्लीन। जैसे मनुष्य में होता है मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग एक ही होता है। जब पेशाब करने के बाद जो है पेशाब में अम्लीयता कुछ हो जाती है, पेशाब के रास्ते में अम्लीयता आ जाती है, तो कॉपर ग्रंथियाँ क्या होती है, क्षारीय तरल का श्रावण करती है। जो क्षारीय तरल जो है निकाल देती है, जिससे उसके मूत्र मार्ग की अम्लीयता खत्म हो जाए, ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो, नहीं तो अम्लीय होने के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। तो कितनी सारी देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि हर चीज़ की सुविधा। फिर यहाँ पर टायसन ग्रंथियाँ होती हैं, नर मनुष्य के शिश्न तथा अग्रभाग अर्थात शिश्नमुंड पर टायसन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक, अब प्रोस्टेट ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, यह इसे पोरस ग्रंथि भी कहते हैं। आया है, इस क्वेश्चन आया है, इसे पोरस ग्रंथि भी कहते हैं। आकार अखरोट के समान होता है, मूत्राशय के नीचे मूत्रनली के आसपास पाई जाती है, वीर्य को पतला एवं गतिशील बनाती है, वीर्य को पतला एवं गतिशील बनाती है। दो चार फैक्ट देखते हैं। मानव में मूत्र एवं वीर्य प्रवाह एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। पुरुष में प्राथमिक यौनांग क्या है, वृषण है। एक शुक्राणु का एक अंडाणु के संयुग्मन क्या कहता है, सिंगैमी कहलाता है, जिसको शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं, अधिवृषण में रखे जाते हैं। सारे पार्ट पढ़ लिया, सारे पार्ट का कार्य पढ़ लिया। अब एक देखो चार्ट के माध्यम से कितना अच्छा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वृषण में क्या हुआ, वृषण में क्या काम होता है, शुक्राणु बनना। वृषण के अंदर कहाँ शुक्राणु बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। और टेस्टोस्टेरोन का श्रावण भी कौन करता है, वृषण में उपस्थित कौन सी कोशिका है, लीडिंग कोशिका। बस वृषण का हमको दो ही चीज़ याद रखना है बस। फिर शुक्रवाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण में पहुंचता है। शुक्राणु का निर्माण हुआ शुक्रवाहिकाओं द्वारा, जो पतली ये नलिका होती है, पतली पतली नलिकाएं होती है, इसके द्वारा अधिवृषण में पहुंचता है। अधिवृषण में शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है और उन्हें परिपक्व किया जाता है, मतलब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, शुक्राणु बन गए, मतलब उनमें जो एनर्जी वगैरह है परिपक्व हो गए, मतलब शुक्राणु बड़े हो गए, मजबूत हो गए। फिर अधिवृषण में कुछ टाइम तक रुके, फिर अधिवृषण में शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, उसके द्वारा शुक्राशय तक पहुंच गया और शुक्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए निकल जाता है। शुक्राशय क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा देने वाला तरल बनाता है, फ्रक्टोज होता है जो कि। ठीक, तो शुक्राशय सोचे मूत्र मार्ग से निकल जाता है। यहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि मिल जाती है, कॉपर ग्रंथि मिल जाती है। एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना दोस्त। 7 मिनट में आप समझ लो कि ये 2 घंटों भर की क्लास आप 1 मिनट एक अच्छे तरीके से समझ लिए। ठीक, अब हम मादा प्रजनन तंत्र पढ़ा देंगे अगले पार्ट में, फिर आप इससे भटकोगे नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस, हो गया। कहाँ से शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्राणु निर्माण से कैसे अधिवृषण में पहुंचा, अधिवृषण से शुक्राशय में पहुंचे, शुक्राशय से कैसे मूत्र मार्ग से निकलते हुए चला गया, कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना दोस्त। थैंक यू।